नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम धरती दोहरारी। दर्शकों, आपको विदित है कि यह कार्यक्रम हमें हमारे समाज की, हमारी रचनात्मक पहचान की, हमारे साहित्यिक सरोकारों की और सबसे बड़ी बात हमारी पहचान की विशेष श्रेणी से अवगत कराता है। इस कार्यक्रम में हम उन लोगों को संयोजित करते हैं जिनसे न केवल राजस्थान को पहचान मिलती है, बल्कि राजस्थान जिनके माध्यम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से न केवल आपको प्रेरणा मिलती है, बल्कि आप जान पाते हैं कि ऐसी शख्सियत ने हमारे देश को एक नई पहचान दी है, हमारे समाज को नई पहचान दी है, हमारे राजस्थान को एक नई पहचान दी है। आइए इसी कड़ी में हम स्वागत करते हैं आज हमारे बीच डॉक्टर कविता किरण जी का। कविता किरण जी, दूरदर्शन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी राजस्थान का ही नहीं, देश दुनिया में जाना पहचाना नाम है। आप जानते हैं, साहित्यिक सरोकारों की बात होती है तो कविता की बात होती है, और कविता की बात होती है तो डॉक्टर कविता किरण जी की बात होती है। उन्होंने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी पहचान से, अपने सरोकारों से, अपने शब्दों से कविता के इतने आयाम विकसित किए हैं कि उससे राजस्थान को एक नई पहचान मिली है। सबसे बड़ी बात, एक संवेदना के स्तर पर, सरोकार के स्तर पर, और सबसे बड़ी बात स्वाभाविक एक जो परिवर्तन की मांग हमारे समाज की है, उस पर आपने बहुत काम किया है। देश में ही नहीं, विदेशों में विविध संस्थाओं के बुलावे पर, बहुत सी संस्थाओं के आमंत्रण पर उन्होंने राजस्थान को अपनी एक अभिनव पहचान से परिचित कराया है। फालना जैसी छोटी जगह से आप आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने कद का, अपने लेखन का और अपने व्यक्तित्व का जो विस्तार किया है, वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। मैं उन्हें आप इस कार्यक्रम में अपनी चर्चा के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले कुछ कविता की पंक्तियों से उस बात को प्रारंभ करना चाहूँगा, और ये कविता की पंक्तियाँ कविता जी के लिए ही समर्पित हैं। कविता जी, ला तेरे दुख की गठरी को मैं अपने कांधे पर उठा लेता हूँ। ला तेरे दुख की गठरी को मैं अपने कांधे पर उठा लेता हूँ। धूप निकली होगी बाहर, थोड़े दुख सुखा देता हूँ। क्या बात है। धूप निकली होगी बाहर, थोड़े दुख सुखा देता हूँ। न जाने क्या सोचकर हर इंसान सड़क पर उतरा है। न जाने क्या सोचकर हर इंसान सड़क पर उतरा है। सबके हाथों में है पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूँ। सबके हाथों में है पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूँ। बहुत खूब। तो कविता जी, आपका दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत। और मैं दर्शकों से आपको परिचित कराते हुए आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आपकी यात्रा का जो पहला सोपान था, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले मैं धरती दोहरारी के सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और ये मंच मेरे लिए नया नहीं है। मेरी शुरुआत आपने कहा कहाँ से हुई, तो मेरे काव्य यात्रा जो शुरू हुई वो आकाशवाणी से शुरू हुई। मैं 13 वर्ष की उम्र थी मेरी उस समय। उदयपुर से मेरी शिक्षा दीक्षा सारी उदयपुर से हुई है। तो एक समस्या पूर्ति प्रतियोगिता के लिए मैंने लिखा था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी। उस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान हासिल किया, और आकाशवाणी से फिर वहाँ के जो कार्यक्रम अधिशासी अधिकारी थे, वो हमारे स्कूल में हमारा साक्षात्कार लेने के लिए आए, जितनी भी विजेता लड़कियाँ थी। तो उन्होंने मुझे ये एक बात कही कि अब लिखना छोड़ना मत, लिखना कंटिन्यू रखना, धीरे धीरे आपकी लेखनी में परिपक्वता आती जाएगी। और उस समय मैं स्कूलिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब आप कॉलेज में आ जाएंगी तब हम आपको युवावाणी कार्यक्रम में कविता पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे। और इस तरह से फिर वो काव्य यात्रा अनवरत मेरी शुरू हो गई। जैसे ही मैं कॉलेज में आई, मैंने सबसे पहले आकाशवाणी जाके संपर्क किया। उस समय माणिक आर्य जी वहाँ पर युवावाणी देखा करते थे, तो उनका निमंत्रण मेरे पास आया। मैंने पहली बार अपनी पहली कविता इस कॉलेज में प्रवेश करते ही जो पहली कविता मैंने पढ़ी थी वो मैंने आकाशवाणी उदयपुर से पढ़ी थी। क्या बात। दर्शकों, आपने देखा कि कहते हैं कि जब जिस पहचान के लिए हम जिंदगी भर अपना जतन करते हैं, हम अपने सरोकारों को, अपने पूरे परिदृश्य को, अपने सपनों को जिन चीज़ों के लिए लगा देते हैं, और उसकी शुरुआत के लिए अगर उचित अवसर मिल जाए तो आप देखते हैं कि उसका जो उसकी एक पल्लवित होने की जो प्रक्रिया है वो कितनी व्यापक हो जाती है, कितनी सार्थक हो जाती है। और कविता जी, जब कविता की ही बात प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले दर्शक चाहेंगे कि हम आपकी एक ताज़ा रचना से, जिसको आप दर्शकों को सुनाना चाहें, उससे हम बात करेंगे और फिर इस घटनाक्रम को, पूरे परिदृश्य को आगे बढ़ाएंगे।
जी जी। अभी कुछ देर पहले आपने एक कविता पढ़ी थी, दुखों की गठरी उठाने की, दुख बांटने की बात आपने कही थी। तो यही चीज़ आज के दौर में बहुत मुश्किल है। आपके सुख बांटने के लिए तो सभी तैयार है, लेकिन दुख बांटने के लिए और दुख की गठरी उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ऐसे में जो सोच आप रखते हैं, ठीक उसी तरह मेरी भी सोच है कि जहाँ तक हो सके हम लोगों में खुशी बांटें, हंसी बांटें, मुस्कान बांटें। और ईश्वर की दया से मुझे सब कहते भी हैं, मुझे अपनी स्माइल के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन की खुशबू बांट। मुस्कानों के जादू बांट, अपनेपन की खुशबू बांट। और किरण जगत है कड़वा नीम, पर तू मीठे लड्डू बांट। किरण जगत है कड़वा नीम, पर तू मीठे लड्डू बांट। तो अपने कविताओं के ज़रिए, अपने काव्य सृजन के ज़रिए कोशिश करते हैं कि लोगों के होठों पर कुछ मुस्कान ला सकें। और आपने कहा कि शुरुआत किसी रचना से करिए, तो मेरे परिचय की भी इसको आप समझ लीजिए। रचना या जो भी मेरा स्वभाव है वो यही है कि मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं ये ही अरमान है। कि मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं ये ही अरमान है। और दर्द हो रंज हो धूप हो छाँव हो, मेरे दिल ने किया सबका सम्मान है। रंज हो या खुशी, धूप हो छाँव हो, मेरे दिल ने किया सबका सम्मान है। और हार मानी नहीं मैंने हालात से, क्या बात, हार मानी नहीं मैंने हालात से, बस इसी बात का मुझको अभिमान है। क्या बात, कि हार मानी नहीं मैंने हालात से, बस इसी बात का मुझको अभिमान है। मैं अंधेरा है अंधेरा घना, सुबह छंट जाएगा। है अंधेरा घना सुबह छंट जाएगा, किस लिए ए किरण तू परेशान है। मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं ये ही अरमान है। मेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है, सबके लब पर खिलूं। दर्शकों, आपने देखा कि ये कवि ही है जो सृजन की यात्रा में शब्दों के माध्यम से हमारे पूरे समाज को प्रेरणा का एक ऐसा परिदृश्य देता है, ऐसे तथ्यों से परिचित कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो पूरी सृष्टि के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करता है। कहा जाता है कि जीवन का रास्ता बहुत आसान नहीं होता। जिन रास्तों पर, जिन लक्ष्यों पर, जिन सरोकारों के लिए हम चलते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सहज कभी भी नहीं होते, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होते। लेकिन जैसा कविता जी कह रही थी कि अगर हमारे पास शाब्दिक ताकत है, लक्ष्य की पहचान है, आँखों में सपना है और कुछ करने की ललक है, तो निश्चित रूप से हमारी जो दूरियां हैं वो कम होती हैं, हमारा लक्ष्य नज़दीक आता है। कविता जी, आप कह रहे थे कि आपने शुरुआत की आकाशवाणी से की। आकाशवाणी से एक शुरुआत हुई, लेकिन कैसे आपको लगा कि ये कविता आपकी पहचान बनेगी और पूरे समाज के लिए, अपनी शिक्षा के साथ, अपने सरोकारों के साथ, अपने परिवार के साथ, वो यात्रा कैसी रही, उसको आज हम जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। अब जब मैं आकाशवाणी पर काव्य पाठ करने लगी तो उदयपुर के जो लोकल मंच थे तो वहाँ से भी मुझे निमंत्रण आने लगे, क्योंकि कई बार आकाशवाणी से ही नाम लिए जाते थे कि कौन कौन लेखक लेखिकाएं हैं जो अच्छा लिखते हैं। तो मुझे ध्यान है कि जो मेरा पहला मंचीय कवि सम्मेलन था वो भी मेरा उसी दौरान, मैं एमकॉम की छात्रा रही हूँ और एमकॉम सेकेंड ईयर में थी मैं। और राजस्थान में चित्तौड़ के पास एक जगह है गिलूंड, छोटा सा गाँव है, वहाँ एक कवि सम्मेलन था। आकाशवाणी से मेरा नाम लिया था, पूछा गया तो मेरा नाम भी दिया गया। तो वो पूछते पूछते घर पहुँचे और मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे कवि सम्मेलन कर रहे हैं और आपको उसमें आमंत्रित करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे पारंपरिक परिवारों में होता है, बच्चियों को अकेले बाहर कहीं भेजते नहीं है। तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि नहीं, हम बाहर तो ऐसा नहीं भेजेंगे, शहर में है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि एक कवियत्री और भी जा रही हैं उदयपुर से और उनके साथ में उनकी मदर भी हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, हम इनको सुरक्षित घर छोड़ जाएंगे। तो इस तरह से फिर मैं उस कार्यक्रम में गई और मुझे पता भी नहीं था कैसे कवि सम्मेलन होता है, क्या है। वो मेरा पहला कवि सम्मेलन था और उस समय में उर्दू का मेरे पर बड़ा असर था। मैंने मीना कुमारी को पढ़ा था और कुछ मैंने उर्दू की गज़लें पढ़ी थी, कुछ किताबें पढ़ी थी स्कूल की लाइब्रेरी से, तो उर्दू का कुछ असर था मुझ पर। तो उर्दू रचनाएं में ज़्यादा गज़लें कहती थी। तो जब गांव में मैंने देखा कि वहाँ तो आम ग्रामीण अंचल होता है, तो वहाँ आपकी उर्दू कौन समझेगा उर्दू की गज़लें।
तो जो मेरे साथ में कवियत्री थी, संध्या जी नाम था उनका, वो राजस्थानी में उन्होंने पढ़ी कविताएं और बड़ा मंच लूट लिया। फिर मैंने कहा इनको तो बड़ी दाद मिली। फिर मुझे कवियों ने ये समझाया भी कि अगर आपको पब्लिक के बीच में पढ़ना है तो आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, उनके स्तर पे उतरना पड़ेगा। तो कुछ सरल भाषा में, आम भाषा में लिखो। इतनी क्लिष्ट उर्दू या हिंदी कोई भी भाषा हो जिसके लिए आपको शब्दकोश का सहारा लेना पड़े या किसी को पूछना पड़े कि शब्द का अर्थ क्या है, तो वो उस लेखन का कोई इतना महत्व नहीं है। तो ये बात मेरे समझ में आ गई कि जब मंच से अगर जोड़ना है तो हमें आसान भाषा में कहना है। तो आज मैं वही सादा ज़बान में अपनी शायरी करती हूँ। तो वो पहला मंच था, फिर दूसरा मंच मिला, तीसरा मिला। उदयपुर के लोकल मंचों पर मैं जाती रही और फिर जब मेरा ब्याह हो गया तो उसके बाद में मैं अपने शहर से बाहर अखिल भारतीय स्तर पर मंचों पर जाने लगी। जी दर्शकों, जैसा आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कविता की बात चलती है तो कविता के लिए कहा जाता है कि पूरा दर्शन, पूरी संस्कृति कविता अपने आप में समेट के रखती है। और साहित्य में ये भी कहा जाता है कि सृष्टि में जो कुछ व्यापक है, जो कुछ सार्थक है, जो कुछ भावपूर्ण है, वो सब कुछ कविता में है। उस कविता को समझने के लिए, उस कविता के मर्म तक पहुंचने के लिए, क्योंकि खुद कवियों ने कहा है कि कविता पूरी ज़िंदगी पढ़ी लिखी समझी जाती रही, फिर भी उसके मर्म तक नहीं पहुंचा जा सका। उसी कविता को व्यापक बनाने के लिए, उसके प्रचार के प्रसार के लिए और उसको जनमानस से पूरा रोपने के लिए मंच एक बड़ी उपलब्धि होता है। कविता जी ने उस बात का जिक्र किया था। और आज भी जो मंचीय कविता है वो अपने अर्थों को लेकर, अपनी संवेदनाओं को लेकर बहुत प्रखर है। और हमारी युवा पीढ़ी है, हमारा समाज है, मंचीय कविता के माध्यम से अपने सरोकारों को निरंतर खोजता रहता है। कविता जी, जब मंच की बात आती है और एक लेखन की बात आती है, पुस्तक की बात आती है, आप जानते हैं कि कविता को लेकर विविध विरोधाभास हमारे समाज में रहे हैं। जी। आपने मंच भी देखा है, आपने लिखा भी है, आप बहुत श्रेष्ठ संस्थानों में भी गई हैं और आपने जनमानस के सामने भी अपने आप को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। तो एक लेखक के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर आप दोनों परिधि को अपने तरीके से कैसे देखती हैं? जी, असल में हम जो लिखते हैं, मेरा ये मानना है कि कविता लिखी नहीं जाती, वो लिखवाई जाती है। वो माँ सरस्वती लिखवाती है। आप कोई भी चाह करके, तुकबंदियाँ तो कोई भी कर ले, लेकिन कविता हम जिसे कहते हैं वो जो लेखन होता है वो माँ शारदा ही लिखवाती है। मेरी पंक्तियाँ भी है कि नहीं मनुज के वास्ते कवि होना आसान, क्या बात है, मिलता है सौभाग्य से कविता का वरदान, कविता का। और नहीं सभी को शारदे देती ये अधिकार, कलम साधकों को मिले कविता का उपहार। क्या बात है। तो कलम की साधना करनी पड़ती है, शब्द की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं कुछ शब्द आपके भीतर ऐसे उतरते हैं जो जनमानस के हृदय में अपना स्थान बना पाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो लेखन तो मेरा जो था वो डायरी वाला लेखन ही था जो किताबों में हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब मंच से जुड़ी तो मुझे पता चला कि साहित्यिक रचनाएं मंचों पर इतनी नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि आम पब्लिक में कूली भी होते हैं, कुलपति भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो हमारी कविता में वो चीज़ होनी चाहिए जो हर स्तर के व्यक्ति तक पहुँचे, वो बात संप्रेषित हो। तो इसके लिए यही था कि आम भाषा में बात कही जाए जो सबके उसमें। तो मंचों पर जब मैं जुड़ी तो मैंने मंच से मैंने हास्य भी पढ़ना शुरू किया। मुझे मंचीय कवियों का ये आग्रह था कि कवियत्रियाँ हास्य में बहुत कम लिखती हैं और इस एक वैक्यूम सा है, तो आपको इस प्रयास करना चाहिए। आप मौलिक कवियत्री हैं तो आप कुछ भी लिख सकती हैं, तो आप ये लिखिए। तो मैंने भी इस चीज़ को एक चैलेंज की तरह लिया कि जब हम करुण रस में लिख सकते हैं और सभी रसों में लिख सकते हैं, तो रचनाकार तो किसी भी विधा में, किसी भी रस में लिख सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने कुछ हास्य की रचनाएं लिखी, पैरोडियाँ वगैरह भी लिखती थी। तो वो कुछ रचनाएं मंच के लिए लिखी गई, कुछ मन के लिए लिखी गई। तो जो मन के लिए लिखी गई वो किताबों में प्रकाशित होती रहीं, पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। छपने का भी उन दिनों बड़ा शौक होता था। रेडियो पर भी एक ऐसा माध्यम था प्रचार प्रसार का कि हर कोई रेडियो पर भी आना चाहता था। तो छपी में बहुत पत्र पत्रिकाओं में, लेकिन मंच आपको अर्थ भी देता है। जी। तो आपने मन की बात की, तो हम आपकी मन की एक कविता सुनना चाहेंगे। मन की एक कविता मैं बिल्कुल सुनाती हूँ आपको। मेरी अभी हाल ही तो नहीं, 2020 में राजस्थान साहित्य अकेडमी से पुस्तक प्रकाशित हुई है।
व्यर्थ नहीं हूँ मैं, जिसमें मैंने नारी अस्मिता की बातें कही है, नारी विमर्श की सारी चीज़ें कही है। तो इसमें से एक रचना, और मैं ये इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि मंच पर हम जो कुछ भी सुनाते हैं वो बड़ी आम सी चीज़ें होती है और सारे लोग सुनते हैं, लेकिन इस तरह की रचनाएं हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ आजकल लोगों को रहा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये रचनाएँ भी लोगों के सामने आनी चाहिए। स्त्री चाहे घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जब घर की दहलीज से बाहर जाती है तो हर तरह की दृष्टि उस पर पड़ती है, और समाज में ऐसा बोला भी जाता है कि उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हर तरह की दृष्टि का सामना करना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि समाज कितना भी प्रबुद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्त्री के प्रति जो उनका जो देखने का नज़रिया होता है, वो दृष्टिकोण कभी बदलता नहीं है। तब मेरी एक रचना है, देखिएगा। स्त्री होती है एक किताब की तरह, जिसे देखता है हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। क्या बात। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। कोई सोचता है उसे एक घटिया और सस्ते उपन्यास की तरह, तो कोई घूरता है उत्सुक सा एक हसीन रंगीन चित्रकथा समझकर। कुछ पलटते हैं इसके पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए। क्या बात। कुछ पलटते हैं इसके पन्ने अपना खाली वक्त गुजारने के लिए, तो कुछ रख देते हैं घर की लाइब्रेरी में सजाकर, किसी बहुत बड़े लेखक की कृति की तरह स्टेटस सिंबल बनाकर। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में। क्या बात। कुछ ऐसे भी हैं जो इसे रद्दी समझकर पटक देते हैं घर के किसी कोने में, तो कुछ बहुत उदार होकर पूछते हैं मंदिर की ताक में रखे गीता, कुरान, बाइबल जैसे किसी पवित्र ग्रंथ की तरह। कुछ पटक देते हैं इसके घर के किसी कोने में रद्दी समझकर, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत उदार होकर मंदिर के आले में रखी किसी ग्रंथ की तरह उसे पूछते हैं। स्त्री होती है एक किताब की तरह, जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं। वाह। स्त्री होती है किताब की तरह, जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं, समझता नहीं, आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक केवल देखता है, टटोलता है। क्या बात। कि स्त्री होती है एक किताब की तरह, जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ कभी कोई पढ़ता नहीं, आवरण से लेकर अंतिम पृष्ठ तक केवल देखता है, टटोलता है, और वो रह जाती है अनबांची, अनअभिव्यक्त, अभिशप्त सी, व्याहता होकर भी कुंवारी सी, विस्तृत होकर भी सिमटी सी। क्या बात। छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा ही, छुए तन में एक अनछुआ मन लिए सदा ही। दर्शकों, आपने देखा ये जो अनछुआ मन है, ये हमारे समाज की एक ऐसी परिधि को, एक ऐसे सरोकार को और एक ऐसी विषमता को आकार देता है। निश्चित रूप से इस पर बात की जानी चाहिए, और इस पर एक पूरा परिदृश्य इस तरीके का जब एक कविता के माध्यम से सामने आता है और डॉक्टर कविता इसे अपनी अभिव्यक्ति में आकार देती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री मन के लिए, संवेदना के लिए कितना व्यापक है। कविता जी, समाज की बात होती है, परिवार की बात होती है, एक लेखक के तौर पर, एक स्त्री के तौर पर, सबसे बड़ी बात एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के तौर पर, आप अपने परिवार को, अपने लिए, अपने लेखन के लिए कितना अपने पक्ष में मानते हैं, कितना विपक्ष में मानते हैं? नहीं, इस मामले में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो अपने माता पिता का पूरा सपोर्ट मिला। हाँ, ये था कि मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन उदयपुर के कार्यक्रमों में मुझे वो भेजते थे और उन्हें भी अच्छा लगता था जब आके लोग प्रशंसा करते थे कि रेडियो पर कार्यक्रम देती है बच्ची, कवि सम्मेलनों में जाती है, तो जाहिर सी बात है माँ बाप को भी अच्छा लगता है जब बच्ची की तारीफ होती है। और शादी के बाद मुझे अपने इन लॉज से भी पूरा सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार सभी, और बच्चे भी आदि हो गए फिर तो इस चीज़ के, क्योंकि मुझे अक्सर कवि सम्मेलनों में बाहर काव्य यात्राएं करनी पड़ती थी, देश और विदेश में जाना पड़ता था। तो कई बार होता है ना कि स्त्री जब बाहर होती है तो घर उसके मन में होता है। क्या बात? और जब घर में होते हैं तो जहाँ, लेकिन मेरा ये कि मैं जहाँ भी होती हूँ अपना 100% वहीं देने का प्रयास करती हूँ। घर में हूँ तो मैं पूर्ण रूप से गृहिणी हूँ
और बाहर हूँ तो पूरी तरह से कवयित्री के रूप में मंच पर अपनी भूमिका का निर्वाह करती हूँ। परिवार का बहुत ही सहयोग रहा और मेरे घर में तो मेरे प्रशंसक भी हैं। मेरी मम्मी मेरी बहुत प्रशंसक थी मेरी कविताओं की, उन्हें और किसी का अच्छा लगता ही नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और मेरी बिटिया है तो वो भी मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक है और जब भी मिलती है यही पूछती कि मम्मी नया क्या लिखा है। और हस्बैंड का भी, परिवार में सभी का बहुत सपोर्ट रहा, तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली रही। और देश और दुनिया की यात्राएं अगर मैं कर पाई हूँ और जो भी उपलब्धियां मेरे जीवन की रही हैं उन सब में मेरे परिवार का भी पूरा योगदान है। दर्शकों, आपने देखा कि जब एक परिवार की परिधि एक लेखक के मन से मिलती है तो उसका परिणाम कितना व्यापक होता है, कितना अच्छा होता है। और ये स्त्री ही है। और अगर कविता में इस बात को व्यापक करूं तो कविता जी मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और आप उससे पूरे उन सरोकारों की भावना को समझ सकेंगी। रेगिस्तान में नंगे पांव मीलों चलती है लड़की, रेगिस्तान में नंगे पांव मीलों चलती है लड़की, कुएं पर पानी खींचते हाथों के साथ, कुएं पर पानी खींचते हाथों के साथ वह जान जाती है दुनिया की गहराई, वह जान जाती है दुनिया की गहराई। तो कविता जी, स्त्री जब उस कुएं से दुनिया की गहराई को जान जाती है, परिवार में अपने सरोकारों को, अपनी उस दृष्टि को जान लेती है, जीवन में जो उसको लक्ष्य हासिल करना है उसको जान लेती है, और ऐसे में तब कविता लिखी जाती है। और जिस कविता से आपको पहचान भी मिली, आपको व्यापकता भी मिली, और जिस मंच पर आप गए मुझे मालूम है उस मंच पर इस कविता की मांग भी की, और वो कविता है 16 वर्ष वाली लड़की। तो इस कविता को हमारे दर्शकों के लिए और इस पूरी भावना को आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो वो रचना 16 वर्ष वाली लड़की। जी ज़रूर, ये मेरी प्रतिनिधि रचना है और ये रचना पहली बार मैंने एक टीवी शो में पढ़ी थी और उसके बाद इतनी चर्चित हुई कि ये रचना मेरी पहचान बन गई। और मैं दुनिया के किसी कोने में चले जाऊं, इस रचना मुझसे पहले मेरी रचना वहां पहुंच चुकी होती है। और पहले से ही मेरे पास फरमाइश आ जाती है। इसके अलावा भी एक गीत भी है मेरा, वृद्धाश्रम, वो भी मेरा बहुत ही प्रतिनिधि गीत है, जिसके लिए मुझे ख़ास तौर से ICCR ने मुझे UK भेजा, US भेजा, वो भी बड़ी मेरी अच्छी रचना है। पर जिस रचना की फरमाइश आपने की है, मैं रचना तो लंबी है लेकिन छोटा सा अंश मैं उसका ज़रूर सुनाऊंगी। और इससे पहले मुझे 4 पंक्तियाँ मेरी याद आती हैं परिचय की, जब मैं मंचों पर जाती हूँ। और मंचों पर भी आप जानते हैं आजकल कितनी प्रतियोगिता है और किस तरह से सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने आप को स्थापित करना, और वो भी उस स्थिति में कि जब आप कभी किसी से समझौता नहीं किसी स्थिति पे कर पाए और अब अपनी शर्तों पे जाते हो, तो कई तरह की कठिनाइयाँ तो आती हैं। तो अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ, वो सुना देती हूँ और फिर ये पढ़ती हूँ। तरन्नुम में सुना दूं? जी बिल्कुल। कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ, नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ। कभी भोर हूँ कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ, और छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि दूसरे आपका सम्मान कर रहे हैं, आपकी कद्र कर रहे हैं, उससे पहले आप अपना सम्मान करिए, आप अपनी कद्र करिए, अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। तो ये पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ, मुझे भी आनंद आता है, लोग सुनते हैं आनंदित होते हैं। मैं वो गीत सुनाती हूँ। इस गीत का भावभूमि सिर्फ इतना ही है कि 16 साल की एक लड़की है, किशोरी है, जब बड़ी होती है, युवा अवस्था को प्राप्त होती है, तो उसके साथ घर में जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो जो महसूस करती है, वो इस गीत में है। तो मुखड़ा और एक अंतरा में सुना देती हूँ कि अभी अभी जो खेल के आई हाथी घोड़ा पाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की, जिसको भाए खूब कहानी विक्रम और बेताल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। और एक बंद पढ़ देती हूँ कि जिसको खट्टी इमली अमिया खाने से अम्मा रोके, जानबूझकर जिसको छूकर निकले वासंती झोंके, जिसको खुलकर हंसने पर हरदम दादा दादी टोके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके, जिसको देहरी से बाहर जाने के मिलते कम मौके,
तन्हाई में ऐसे तड़पे जैसे मछली जाल की, अब भी मेरे अंदर है वो लड़की 16 साल की। तो ये गीत बहुत पसंद किया जाता है। जब भी जिस भी मंच पर पढ़ती हूँ तो हर उम्र की महिलाएं, सभी लोग उसी उम्र में पहुँच जाते हैं, उम्र के उसी दौर में पहुँच जाते हैं। जो स्वाभाविक मांग है जी जी, जैसा हमारा पूरा परिदृश्य है, जैसा हमारा समाज है और जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने में जो रचा और बुना गया है, इससे बेहतर व्याख्या मुझे लगता है कि किसी स्त्री मन की एक कविता के माध्यम से किया जाना। ये कविता जी ही हैं जो उसको इतने व्यापक तौर पर संदेश दे सकती हैं। और कविता जी, मुझे लगता है वजह भी वही है जी। आपने जिस तरीके से उसको पूरी अभिव्यक्ति दी है, तो जो भी स्त्री है या स्त्री सरोकारों का पक्ष जिसके भी पास है, वो जब उन पंक्तियों को सुनता है तो उसको एक अपनापन महसूस होता है। वो जो आप कह रहे थे कि एक शाब्दिक पहुंच वहाँ तक व्यापक बनती है, और मुझे लगता है कि उसी का एक पूरा परिणाम है कि ये इतनी व्यापक बनती है, जनमानस के नज़दीक पहुँचती है, और आप जहाँ भी जाती हैं आपसे इसीलिए मांग की जाती है। इसी दौर से सब गुजर चुके होते हैं ना, तो मतलब आजकल इतना तनाव बिखरा पड़ा है जिंदगी में, उम्र से पहले ही लोग बुजुर्ग हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मन से उल्लास का, हर्ष का, कहीं ना कहीं, और ये चंचलता और स्वाभाविकता जब तक मन में नहीं रहेगी, तो जब वो सुनते हैं ना तो मस्ती सी आ जाती है और उमंग उनको जो हाँ। तो मैंने विदेशों में देखा है कि मतलब 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी जब मंच पे आती हैं, मुझे गले लगाती हैं और साथ में सुर मिला के गाती हैं, तो मेरा भी आनंद दुगना हो जाता है। मन मुझे लगता है कहीं आपकी उस संवेदनशीलता से बिल्कुल। और वो मुझे कहते हैं कि आपने हमें उसी दौर में पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि ये गीत मेरा इतना चर्चित है, मैं सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो जहाँ भी महिलाओं की पार्टी होती है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, कुछ भी गेट टुगेदर हो रहा है, तो वहाँ ये गीत सब मिलके गाती हैं। और मेरे पास जो वीडियो क्लिप्स आती हैं, सब मिलके इस गीत को गुनगुना रही होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माँ सरस्वती ने कुछ ऐसा मुझसे लिखवा दिया है कि कहीं लोग अपने आप को उससे जुड़ा हुआ देख पा रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। और दर्शकों, आप जानते हैं अभी बसंत का पूरा एक माहौल है, और बसंत इसीलिए है कि वो हमारे मन के उमंग को, हमारी अभिव्यक्ति को, सबसे बड़ी बात हमारे अंदर जो रंगों की, स्वप्नों की जो पूरी की पूरी कल्पना है, उसको बसंत अभिव्यक्ति देता है। और ये बहुत ही अनुकूल अवसर है कि कविता जी के माध्यम से उस बसंत की अनुभूति को, उस पूरी व्यापकता को हम महसूस कर पा रहे हैं। कविता जी, आप जिक्र कर रहे थे और हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में कविता जी ने मिसेज राजस्थान प्रतिनिधित्व किया था, उसे आपने जीता भी था। ये भी उसी उल्लास की, उमंग की और उस व्यापकता की देन है। तो जब आपने वो जीता, और कहा जाता है कि एक अवसर के बाद जब परिवार हो गया, बच्चे हो गए, और जब हम एक तरीके से पूरी पारिवारिक दुनिया में रम गए, वहाँ अपने मन के उत्स को उतना व्यापक करना, तो आपको कैसा वो महसूस हुआ? और जो हमारे दर्शक हैं, विशेष रूप से महिलाएं, उनके लिए आपका एक संदेश कि किस माध्यम से वो अपने आप को एक अभिव्यक्ति दें, उनके मन में, सरोकारों में जो भी कल्पना है, कैसे उसको व्यापक कर सकते हैं? तो ये भी मेरे लिए एक संयोग ही था कि जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे नवाजता है। यानी कुछ चीज़ें आपके प्रारब्ध में लिखी हुई होती है, वो अनायास से आपकी झोली में आ गिरती हैं। कुछ उपलब्धियां ऐसी भी होती हैं जिनके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया हुआ होता है, उन पर आपका नाम लिखा होता है। तो कुछ ऐसा ही एक क्राउन ये भी था। एक्चुअली 2019 में दिल्ली में एक ब्यूटी पेजेंट था, द एग्जॉटिक वर्ल्ड की ओर से ब्यूटी पेजेंट था एक। उसमें मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया था। वो 3 दिन का वहाँ पे वो कार्यक्रम उनके रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ। तो मैं भी, क्योंकि साहित्य संस्कृति के अलावा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं या हर्ष उल्लास के, खुशी के जो भी अवसर हैं, मैं उनको चूकती नहीं हूँ। तो जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मैंने सहजी उस निमंत्रण को स्वीकार किया और मैं दिल्ली गई। और वहाँ फिर जब उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा तो वो थोड़ा सा बड़े उत्साहित थे और उन्होंने मुझे देखा और उनको ऐसा लगा होगा जो भी है, तो उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव रखा कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। वो मिसेज इंडिया का वो कॉन्टेस्ट था। तो मैंने कहा हम इस कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिताओं से काफ़ी दूर है, इसमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की, लेकिन मैं देखने आई हूँ और बस उसी का आनंद लूँगी। और बड़ा अच्छा भी लग रहा था, जो भी गतिविधियाँ वहाँ हो रही थी तो बड़ा आनंदित कर रही थी। पर मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे परिचित कुछ थे उनमें से लोग कि नहीं आप इसमें करिए, इससे महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा कि घर गृहस्थी वाली जो महिलाएँ हैं, मतलब वो अपने बारे में सोचेंगी और ये किसी के लिए भी असंभव नहीं है न, कहीं कहीं उनके पंखों को भी एक उड़ान मिलेगी। तो
आप इसमें प्लीज़ हिस्सा लीजिए। तो जब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया तो मेरा भी मन हो गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी इसमें मतलब हिस्सा तो क्या लेना था, वो तो उनको जो एक सम्मान था वो देना ही था, एक उदाहरण उनको रखना था महिलाओं के सामने कि आप किसी भी उम्र में कुछ भी उपलब्धि हासिल करने के लिए समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और मुझे वो क्राउन मिला, और जब क्राउन मेरे सर पे आया तो जाहिर सी बात है कि अप्रत्याशित भी था। घर पे मैं ये सोच के भी गई नहीं थी कि मैं किसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनने जा रही हूँ, लेकिन संयोग से मैं उसमें क्राउन मुझे मिला और पब्लिसिटी मिली, बहुत लोगों ने प्यार दिया, नवाजा। जब मैंने डाला तो अपने आप में भी एक आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो 2019 का खिताब इस तरह से मेरे मिसेस इंडिया राजस्थान का खिताब इस तरह से मेरे हिस्से में आया। और दर्शकों, आपने देखा कि जैसे कई बार हम लोग किसी घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं, वही हमारे अगले कदम का एक सहभागी पक्ष बन जाता है। और ये एक व्यापकता है, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी रचनात्मकता है कि जो कुछ हम बंधे बंधाए लीक पर चलते हैं वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने तरीके से चलते हैं लेकिन उसके परिणाम अलग तरीके से व्यापक और दूरगामी होते हैं। मैं अपने अगले प्रश्न पर आऊँ, और ये शब्दों की यात्रा का साझा पक्ष ये भी है कि हम उनसे और भी गौरवान्वित होते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए मैं एक कविता के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होता हूँ, और कविता की पंक्ति कुछ यूँ है। हल्ला बोल कि अब तेरी बारी है। क्या बात। हल्ला बोल कि अब तेरी बारी है, कट गई है फसलें कि अब तेरी बारी। हल्ला बोल कि अब तेरी बारी है, कट गई हैं फसलें कि अब तेरी बारी है। जिंदगी भर तू हाथों की लकीरों को पढ़ता रहा, जिंदगी भर तू हाथों की लकीरों को पढ़ता रहा। इन आँखों को पढ़ कि अब तेरी बारी है, इन आँखों को पढ़ कि अब तेरी बारी है। लंका दहन तो इतिहास हो चला, लंका दहन तो इतिहास हो चला। ले सीने में आग अब तेरी बारी है, ले सीने में आग अब तेरी बारी है। क्या बात। दर्शकों, इतनी व्यापक भूमिका बनाने के पीछे उद्देश्य ये था। हाल ही में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को लाल किले से बहुत से ऐसे कवि, कर्म और कविता से जुड़े हुए व्यक्तित्वों को सम्मिलित किया गया था जिन्होंने देश को, समाज को एक नई पहचान दी है और अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी पीढ़ी के लिए एक मार्ग, एक नया रास्ता स्थापित किया है। कविता जी को भी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला था और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उस पूरी प्रखरता को एक प्रांजल पक्षों में हम सभी के सामने प्रस्तुत किया था। तो मैं कविता जी से ही जानूंगा कि वो यात्रा कैसी थी। इस बार तो मेरा उसमें नहीं जाना हुआ, लेकिन दिल्ली के लाल किले से कविता पाठ करना एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। वहाँ पर जिसने कविता पढ़ ली तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे देश में कहीं भी कविता पढ़ सकता है, वो सफल हो गया। तो एक चार्म रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है, एक आकर्षण रहता है सभी को कि दिल्ली के लाल किले से एक बार कविता पाठ ज़रूर करना है। तो मुझे ये अवसर 2007 में ही उपलब्ध हुआ था और उसके बाद में मैं 4-5 साल तक, मतलब लगातार थोड़े अंतराल के बाद मैंने लगातार दिल्ली के लाल किले से कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है, ताल कटोरा स्टेडियम में। और तो ये तो बहुत ही भव्य वो आयोजन होता है। तो उस समय जो एक भारतीयता का, एक देशभक्ति का जो जुनून होता है, जो दर्शकों में देखने को मिलता है, वहाँ का जो माहौल होता है, वो अपने आप में इतना अभिभूत कर देने वाला होता है कि आपको अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हम भारत के हैं, भारत हमारा है, हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। तो उस लाल किले से मुझे कई बार, अनेकों बार मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला और मैं इसे सभी कवि मानते हैं, मैं भी इसे अपनी उपलब्धि मानती हूँ। अगर कोई कविता आपको ध्यान है उस समय की, कोई देशभक्ति या प्रेरणा, या आप अपने तरीके से कोई भी गीत, पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहें? हाँ, मैंने वहाँ हर बार अलग अलग कविताएं, जैसा कि रहता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि एक ही मंच पर जब हम जितनी बार जा रहे हैं तो कुछ अलग हटके सुनाया जाए लोगों को। हालांकि फरमाइश तो जो आनी होती है वो तो हम सुनाते ही हैं, पर मैंने एक रचना सुनाई थी उस समय, ये दामिनी का और ये कुछ इस तरह की घटनाएं चल रही थी। तब मैंने एक रचना पढ़ी थी, उसका एक अंतरा और मुखड़ा और अंतरा को पंक्तियां सुना देती हूँ कि वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी।
दंभ के आकाश को छल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और एक समय था जब कवि को लिखना पड़ा था कि अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। लेकिन जब कविता किरण लिखती है तो मैंने क्या लिखा, एक बंद और प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा कि पतझड़ों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही, कल मेरा स्वागत करेगा सूर्योदय, आज दीपक की बुझी बाती सही, फिर स्वयं के ताप से जल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वाह। तो बहुत तालियां, बहुत दाद मिली थी उस समय इस गीत को। गीत लंबा है काफ़ी, हमारे समय की सीमा है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बिल्कुल। और कविता की मान यही होती है कि वो दर्शकों को और उस सुनने वाले को इस तरीके से प्रेरित करती है कि उस कविता के पक्षों को वो अपने जीवन में भी उतारना चाहते हैं। और कविता जी, ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, आज जो हमारी पीढ़ी है और विशेष रूप से युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी निरंतर कविता के सरोकारों से जुड़ती है। और विशेष रूप से जैसा आप कह रहे थे, सोशल मीडिया है और जितने भी इसके माध्यम हैं उन सभी पर मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो व्यापकता है और सबसे ज़्यादा जो लिखा जा रहा है वो कविता के रूप में ही लिखा जा रहा है। तो उस नई पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए लेखन के संदर्भ में और सरोकारों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से हमारी उस पीढ़ी को रेखांकित करना चाहेंगे कि आपको जीवन में जो कुछ करना है, जो कुछ लिखना है, तो उसके लिए सही और सटीक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? एक आज की पीढ़ी में जो चीज़ देखने में आती है वो बहुत ही जल्दबाजी में बहुत रहती है। जी। यानी कोई भी रातों रात स्टार बन जाना चाहता है, रातों रात लेखक बन जाना चाहता है, रातों रात कोई महादेवी वर्मा बनना चाहती है, रातों रात कोई दिनकर जी बनना चाहते हैं। तो ये जो शॉर्टकट वाला जो तरीका वो अपनाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कविता एक साधना है, आपको बहुत लोगों को पढ़ना होता है, लिखने से पहले आपको महसूस करना होता है। क्योंकि हम देखी सुनी बातें जो कहते हैं उसमें वो गहराई नहीं होती जो चीज़ आप महसूस करके लिखते हैं। लेकिन अब ये एक फैशन हो गया है कवि बनने का, कवियत्री बनने का। तो ये भी जिस तरह कोई कहता है ना कि मुझे हीरोइन बनना है या मुझे ये बनना है, तो कवि कवियत्री बनना भी एक तरह का फैशन में शुमार हो गया। तो हर कोई कॉपी पेस्ट वाले कवि बनना चाहते हैं। 2 लाइन उधर से ले ली, 2 लाइन इधर से ले ली, 2 लाइन कहीं से लेके अपनी कविता बना करके और पेस्ट कर दी। और बहुत सारी कविता चोरी, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक चोरी, भी सोशल साइट्स पर होती है। मेरी अपनी बहुत सारी रचनाएं हैं जो दूसरों के नाम से छपी हुई हैं। मेरी नए साल में मेरे कुछ लाइनें बताना चाहूँगी कि हज़ारों ऐब हैं मुझ में नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना, मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी मेरे मौला, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। तो ये मोटिवेशनल कोट के रूप में बहुत ही चलती रहती है सोशल साइट पर, जिसमें मेरा नाम भी नहीं होता है। एक जब भी नया साल आता है और मेरी ये पंक्तियां बहुत वायरल होती हैं, गुजरो न बस करीब से ख्याल की तरह, आ जाओ जिंदगी में नए साल की तरह। तो ये पंक्तियां बहुत कोट होती हैं। मेरी गज़लें यूं के यूं लोग छाप देते हैं जबकि प्रकाशित है। तो ये चीज़ें जो करते हैं ना लोग, तो वो थोड़ा सा अनुचित है। अगर कोई चाहता है इस क्षेत्र में आना तो वो साहित्य का चिंतन, मनन, पठन पाठन करे और उसको महसूस करें और समाज के विद्रूपताओं पर लिखे, आसपास के जो हालात हैं उन पर लिखे। तो लेखन में मौलिकता ज़रूरी है। कुछ छोटी पंक्तियां जो आपको याद हैं, कुछ 4 पंक्तियां और हम सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं 4 पंक्तियां तो मैं अब, क्योंकि हम समापन की ओर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देते हुए कुछ सुनाऊँ। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बहुत ज़्यादा लिखना भी कई बार समस्या का बाइस हो जाता है कि हमारे पास चयन की वो समस्या हो जाती है। इसीलिए मैं सीधे सीधे एक इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ कि हर तरफ आँख में है नमी दोस्तों, खो गई है कहीं पर खुशी दोस्तों, रंजो गम और उदासी के माहौल में, रंजो गम और उदासी के माहौल में, आइए बांटते हैं हंसी दोस्तों, आइए बांटते हैं
खुशी दोस्तों। और मैं तहत में पढ़ देती हूँ जी, क्योंकि जी। गुनगुना के पढ़ूंगी तो कुछ लंबा हो जाएगा। इसके 2-4 शेर और सुन लें जी। कि रंजो गम हम किसी का जो कम कर सके, क्या बात, रंजो गम हम किसी का जो जो कम कर सके, है वही तो असल बंदगी दोस्तों। वाह। और शेर देखें कि खुल के और खिलखिला के रुदन हंस पड़े, वाह, खुल के और खिलखिला के रुदन हंस पड़े, पीर को यूं करें गुदगुदी दोस्तों। वाह, पीर को यूं करें जी, गुदगुदी और दोस्तों। 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, जिंदगी से मिले जिंदगी दोस्तों। और दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आइए आपकी है कमी दोस्तों। और आखिरी पंक्तियां है कि कह रही है किरण आइए आज हम प्यास को कर चलें एक नदी दोस्तों। प्यास को कर चलें एक नदी दोस्तों। कविता जी, आप यहाँ आए, आज हमारे दर्शकों से बातचीत की और कविता का ये पूरा का पूरा संसार हमारे साथ ऐसा सुनहरे स्वरूप में हमारे साथ हो लिया है कि लगता ही नहीं कि वक्त यहाँ रुक जाए। ऐसा लगता है कि हम निरंतर चलते रहें, पर समय की अपनी सीमा है। धरती दोहरारी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने कविता किरण जी के रचना कर्म, उनकी जीवन यात्रा, उनकी कविता और उनकी संवेदना का परिचय लिया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में फिर किसी अवसर पर इस धारा को सतत यूं ही प्रवाहित होने देंगे। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।